हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमारा जो एक्सरसाइज 15.5 चल रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 26 तक के जो क्वेश्चन है ना, इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये प्रीवियस वाले जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 में इंट्रोडक्शन में, उन्हीं कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो वो वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दूँगा। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गिवन है। तो देखो यहाँ पर हमारा 20 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर दो साइड ऑफ है ना, इफ द टू साइड्स ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट कोई भी साइड जो है वो आपस में इक्वल है, तो प्रूव कीजिए इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि उसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ऐसा प्रूव करना है। तो पहले तो डायग्राम के थ्रू समझो कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो देखो एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आएगा और डायग्राम नहीं दिया रहेगा तो आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, इससे आपका काम भी आसान होगा, टीचर को भी चेक करने में मजा आएगा। तो हमसे बोल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। तो जैसे कि मान लो मेरा AD और BC ये दो साइड्स को मैं ले लेता हूँ जो कि आपस में इक्वल है, केवल एक ही पेयर बोला है ना, ध्यान रखना। ये दोनों हम लोग को इक्वल नहीं ले सकते, तो अपन यहाँ पर से या फिर आप ऊपर नीचे वाले को ले सकते हो, जिसको भी लेना चाहो। चलो मैं अगल बगल वाले लेता हूँ, AD और BC अपन इक्वल ले लेते हैं। हमको ये प्रूव करना है कि इसका जो डायगोनल AC और BD है ना, ये आपस में इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। तो आप लोग लिखिए सबसे पहले कि हमको प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव अकॉर्डिंग टू डायग्राम, आपका डायग्राम अगर अलग रहेगा, मान लो आपका नाम आप लोग XYZ या कुछ और भी नाम लिख लेते हो, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग लिखना। मेरा यहाँ पर इसका डायगोनल का नाम BD आ रहा है, तो मैं BD लिखूंगा, सॉरी BD, और उसको इक्वल करना है मुझे AC के, ठीक है। ये अपने को यहाँ पर प्रूव करना है, बाकी आप अलग नाम लिखोगे तो अलग भी आ सकता है। तो अब हमारे पास प्रूफ क्या क्या है वो समझना। हम लोग एकदम बहुत ही सिंपल काम करेंगे। हम लोग यहाँ पर कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करने वाले हैं। ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ABD, ठीक है, और इधर से जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ACD, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए ना, तो ये साइड्स आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे हमारे CPCT से। तो अब इनको कैसे इक्वल किया जाए वो समझने वाली चीज़। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सेंटर से। यहाँ पर हम लोग इस वाले पॉइंट का भी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि नॉर्मली O लिखा जाता है तो अपन भी O लिख देते हैं। हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर से हमारा जो एंगल AOD बन रहा है और इधर से जो BOC बन रहा है, दोनों आपस में इक्वल है। देखो अभी इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, AOD इज इक्वल टू BOC। अब आप बोलोगे सर इन दोनों एंगल के पास क्यों आ रहे हैं आप दोनों इस वाले ट्रायंगल का आपने नाम लिया था। ये जो ABD इस तरीके से ट्रायंगल है, या फिर BAC ये वाला जो ट्रायंगल है इसका नाम लिया था, तो बेटा इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए हम इसको इक्वल कर रहे हैं। अब आप समझो कि यहाँ पर से हमारे पास जो AOD है, इसके अलावा इस वाले सेगमेंट के द्वारा दूसरा एंगल कहाँ पर बन रहा है, तो ये जो सेंटर में एंगल बना है ये A और D से बना हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये भी देखो मेरा A से B के पास गया है और D से B के पास जाकर के ये एंगल बना है। तो हम लोग क्या जानते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसका डबल होगा, यानी कि मेरा जो AOD होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ABD के डबल के, यानी डबल ऑफ ABD, है ना। ये हमारा सेम सेगमेंट वाला एंगल था। यहाँ पर भी आप लिखते भी चलिएगा कि क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्यों डबल हो रहे हैं। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे, है ना, इसलिए हमने इसको इक्वल किया। यहाँ पर हमारे पास सेम सेगमेंट वाले एंगल्स हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको इक्वल कर रहे हैं। सेम सेगमेंट लिख दो तो शॉर्टकट में। उसके अलावा आप देखो ये जो BOC है, इससे दूसरा एंगल कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर देखो BOC, ये एंगल जो है B और C वाले सेगमेंट से बना। उसी तरीके से B से आगे बढ़ेंगे A के पास और C से आगे बढ़ेंगे A के पास, तो ये वाला एंगल बनेगा। तो ये भी जो एंगल होगा इसका आधा होगा, या फिर कह सकते हो कि ये वाला एंगल इसका डबल होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे कि हमारा जो BOC है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस वाले एंगल का नाम BAC रख देते हैं, BAC के। और यहाँ पर भी सेम रीज़न है, सेम सेगमेंट वाले एंगल की वजह से हो रहा है। तो हम तो जानते थे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पर देखो हमने इन दोनों को इक्वल किया था, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा टू एंगल ABD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा टू ऑफ एंगल BAC के। 2 से 2 को कैंसिल करो तो हमारा एंगल ABD जो है वो यहाँ पर एंगल BAC के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं क्या करने वाला हूँ ना कि मैं ये वाला साइड, ये साइड और बीच का जो एंगल है वो इक्वल प्रूफ करने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर साइड एंगल साइड वाला रूल से इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी तुमने आधा आधा एंगल ही किया है, अभी मुझे ये वाला एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल प्रूफ करना है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो बहुत ही आसान है। आप लोग देखो कि CD से हमारे पास एक लाइन चल करके आया A के पास, और C से यहाँ पर A के पास आया तो ये वाला एंगल बना। उसी तरीके से C से लाइन गया B के पास और D से भी लाइन गया B के पास, तो ये वाला एंगल बना। तो ये दोनों जो होंगे वो सेम सेगमेंट वाले एंगल होंगे, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखो नाउ, अब हमारे पास जो एंगल DAC है वो इक्वल हो जाएगा हमारे डायरेक्ट एंगल DBC के। और क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि सेम सेगमेंट हो रहा है ना, C और D जो है हमारे उस सेगमेंट से बन रहा है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे सेम सेगमेंट वाले एंगल है,
इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। 1 और 2 को आपस में आप ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि मेरा ये कंप्लीट एंगल बन सके। तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर अगर ऐड करूँगा ए बी डी, देखो इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं एक बार ऐड करने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि किसको किसको ऐड किया जा रहा है। डी ए सी इक्वल की उस साइड में एंगल बी ए सी प्लस में ये वाला एंगल डी बी सी। तो देखो ए बी डी और डी ए सी कौन सा है? एक सेकेंड ना, ए बी डी उल्टा लिखा गया है, सॉरी। हम लोग यहाँ पर बी ए सी को पहले लिखेंगे। इसके बदले में मैं इसको बी ए सी बना सकता हूँ क्या? नहीं, फालतू में गंदा दिखिएगा। डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं, बी ए सी यहाँ पर लिख दो और यहाँ पर आप लिख दो ए बी डी। अब आप लोग को अच्छे से दिखेगा बी ए सी और डी ए सी कौन सा है। तो देखो ये वाला जो है बी ए सी है और ये वाला डी ए सी है, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या बनेगा? डी ए बी बन जाएगा, या फिर बी ए डी नाम लिख सकते हो। तो इन दोनों के बदले में मैं कंप्लीट एंगल बी ए डी लिख देता हूँ। और उसी तरीके से ए बी डी और डी बी सी ये वाले दोनों एंगल हैं, तो इन दोनों को मिला दोगे तो ए बी सी मेरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग कंप्लीट एंगल ए बी सी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। मेन यही काम करना था। इस काम को अगर आपने कर लिया तो पूरा पूरा बन जाएगा। देखो फटाफट अब यहीं पे हमारा छोटा सा जगह में ही बन जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। तो इन ट्रायंगल्स का नाम अच्छे से रखना। अगर मैं इसका नाम बी ए डी रखूँगा तो इधर वाले ट्रायंगल का नाम ए बी सी रखूँगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी ए डी जो लेफ्ट में है एंड ट्रायंगल ए बी सी जो कि राइट में है। तो बी ए डी में बी ए डी का जो ए डी है और ए बी सी का जो ये बी सी है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा ए डी इक्वल होगा बी सी के। और ये चीज़ हमको कहाँ से पता चला? तो हमको गिवन था पहले से ही। ये जो बीच वाला एंगल है हमारा, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये हमने अभी इक्वल प्रूव किया। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग कि बी ए डी जो होगा इसका वो इक्वल होगा ए बी सी वाले एंगल के। और ये हमने कहाँ किया? अभी प्रूव किया हुआ है इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर आप प्रूव लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तीसरा चीज़ हमारे पास जो ए बी ए वाला जो साइड है ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है ना। बी ए डी वाले ट्रायंगल में भी ये साइड आ रहा है और उसी तरीके से ए बी सी वाले ट्रायंगल में भी ये साइड आ रहा है। तो ए बी जो होगा दोनों के लिए कॉमन साइड हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों हुआ भैया? क्योंकि ये कॉमन साइड है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा साइड एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो इसीलिए ट्रायंगल जो बी ए डी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल ए बी सी के। और अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब कि उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, इधर का ए सी और इधर का जो बी डी है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए ए सी जो होगा वो इक्वल होगा बी डी के। बी डी इक्वल टू ए सी लिखो या ए सी इक्वल टू बी डी लिखो, बतिया एक ही है। जहाँ तो छोटा सा आप लोग लिख देना कि ये क्यों इक्वल हुआ है, तो सी पी सी टी से हुआ है, जिसको हम लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 20 कंप्लीट होगा। बहुत ही ईजी है, लास्ट में एकदम काम आसान हो जाता है। मेन बस आपको काम करना है ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए। वो काम अगर आपने इतना कर लिया तो नीचे वाला काम तो छोटू सा है, ठीक है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ भी सॉल्व वगैरह नहीं करना है, डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तुरंत बन जाएगा। इसमें बोल रहा है कि प्रूव कीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होंगे साइड ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो आपस में कॉन्करेंट होंगे। देखो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला है ना, कॉन्करेंट बोला है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे लाइन एक ही पॉइंट से गुजरते हैं ना तो उन सभी लाइन्स को आपस में कॉन्करेंट बोला जाता है। जैसे कि एक पॉइंट बना दो बीच में, है ना, और उसके चारों साइड से लाइन गुजार दो। जैसे व्हील चक्र होता है ना वो वाला हमारे नेशनल फ्लैग में, उसी तरीके से अगर किसी पॉइंट से लाइन्स बहुत सारे हैं तो वो आपस में कॉन्करेंट कहलाएंगे। तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो उसके साइड्स होंगे चारों साइड, वो चारों साइड्स के जो बाइसेक्टर जब हम लोग बनाएंगे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे साइड ए बी है उसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। परपेंडिकुलर यानी कि एकदम 90 डिग्री का सीधा, और बाइसेक्टर मतलब कि जो साइड ए बी है उसको एकदम बीचों बीच से कट करने वाला। उसी तरीके से चारों साइड से मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब बनाऊंगा तो वो बीचों बीच वाले पॉइंट जो होगा हमारा ना वहाँ पर आकर के वो टकराएंगे या फिर उस पॉइंट से वो गुजरेंगे। ऐसा अपने को प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो इसको आप लोग को डायरेक्ट लिखना है। आइए मैं आपको कॉपी में समझा दूँ कैसे लिखेंगे। सो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया चीज़ों को। आपको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स हैं अगर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जैसे कि ये हमारा साइड ए बी है, इसके बीचों बीच का पॉइंट एक यहाँ पर कोई सा पॉइंट रहेगा और ये सीधा एक लाइन बना दो, तो इस लाइन को ही बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो एकदम सीधा है 90 डिग्री का है, और बाइसेक्टर यानी कि दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है ए बी को, ठीक है। उसी तरीके से सभी साइड का करना है अपने को।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये वाला लाइन है, फिर इसका ये है, फिर CD वाले साइड से ये आ रहा है, और फिर ये जो AD है उससे ये जा रहा है, तो ये क्या आपस में कॉन्करेंट है। और मैंने कॉन्करेंट का मतलब बताया ना कि एक पॉइंट से जब लाइन्स गुजरते हैं तो उनमें सभी लाइन्स को आपस में कॉन्करेंट कहा जाता है। तो बस सिंपल से इसका प्रूफ आप लोग लिखिएगा कि हम क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेम पॉइंट, यानी कि कोई भी सर्कल हो, कोई भी आप लोग सर्कल लो, वो सेम पॉइंट नहीं भी लिखोगे ना तो ऑलवेज पासिस थ्रू, यहाँ पर लिख देना आप लोग ऑलवेज पासिस थ्रू, थोड़ा सा गलती लिखा गया है, थ्रू सेंटर, ठीक है, यहाँ पर सेंटर लिखोगे आप लोग, है ना, पासिस थ्रू सेम पॉइंट नहीं लिखना, नहीं तो टीचर कंफ्यूज जाएगा कि कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। वो सेंटर से पास हो रहा है जो कि सेम ही रहेगा सभी के लिए, सर्कल का तो एक ही सेंटर होगा ना। जैसे कि देखो क्या होता है कि एक सर्कल है, उसका यहाँ पर सेंटर है, अब कोई सा भी कॉर्ड बनाओ, जैसे कि मान लो मैं ऐसे एक कॉर्ड बनाता हूँ, इस कॉर्ड का अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा ना इस तरीके से, तो वो सेंटर से ही होकर के गुजरेगा। अगर मैं इधर एक कॉर्ड बनाऊंगा फिर उसका मैं परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो भी सेंटर से होकर के ही गुजरेगा। तो किसी भी सर्कल में कॉर्ड का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है। तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि हमारा क्या होता है, हमेशा सेंटर से होकर के गुजरता है, पासिस थ्रू ऑलवेज सेंटर, ठीक है। और जो सेंटर होगा वो सर्कल का क्या होगा, सेम होगा सभी पॉइंट्स के लिए, सभी लाइन्स के लिए। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे AB का, BC का, CD का, DA का, क्योंकि वो सब क्या है, AB जो है इस वाले सर्कल का एक कॉर्ड ही तो है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच कर रहे हैं कि एक कॉर्ड कहलाएगा। BC भी एक कॉर्ड है, CD भी कॉर्ड है, और DA भी एक कॉर्ड ही है। तो ये सभी क्या हो रहे हैं, सेम पॉइंट O से यहाँ पर ये लोग गुजर रहे हैं, है ना, पासिस थ्रू सेम पॉइंट O भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, और इसीलिए वो क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। बस इतना ही आपको इसमें लिखना और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बस थियोरिकल क्वेश्चन था आपका, बेसिक बस ये क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट होता है। इसके नोट्स वगैरह मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, है ना, वैसे टेलीग्राम नहीं यार, अपने एप्लीकेशन में डाल दूँगा, क्योंकि तो RD शर्मा के है ना, RS अग्रवाल के नोट्स टेलीग्राम पे जाते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। चलो अगला जो क्वेश्चन है 22 वाला, उसे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है वहाँ पर। So the next question is prove that the center of a circle circumscribing the cyclic rectangle ABCD is the point of intersection of its diagonals। अब फिर से यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको डायग्राम के थ्रू ही समझ में आएगा क्योंकि लंबा से घुमा करके चीज़ों को कहा गया है। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझो, हमसे ये बोल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगल है और ये साइक्लिक रेक्टेंगल कहलाएगा। हमसे ये कहा जा रहा है या आपको ये प्रूव करना है कि इस रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है ना, ये BD और ये AC, ये इस साइकिल के यानी कि इस सर्कल के सेंटर से होकर के गुजरेंगे, यानी कि सेंटर पे ही आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये AC और BD जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सेंटर O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो दिख तो रहा है कि मान लो ये जो हमारा साइक्लिक जो हमने भी यहाँ पे सर्कल बनाया है, इसका सेंटर हम लोग O ले लेते हैं, फिर हमने रेक्टेंगल बनाया तो AC और BD जो दो हमारे रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो सेंटर से होकर गुजर भी रहे हैं, साफ सब दिख रहा है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करना है ये समझने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि मान लेते हैं कि हमारा O जो है वो सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी सर्कल में जो हमारा सेमी सर्कल के द्वारा एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, वो हमारा 90 डिग्री का बनता है। जैसे कि ये देखो जो BD है ये सर्कल का, अभी आप इसको रेक्टेंगल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जो BD है अब आपको क्या दिखेगा, इस सर्कल का डायमीटर दिखेगा, क्योंकि सेंटर से होकर के गुजर रहा है, तो सेंटर से कोई भी कॉर्ड जब गुजरता है तो उसको डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। और ये जो डायमीटर है यानी जो सेमी सर्कल है उसके द्वारा जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो BD के द्वारा यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एंगल बन रहा है ना, ये हमारा सेमी सर्कल इधर भी और सेमी सर्कल इधर भी है, तो ये जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। और इसी तरीके से अगर अपन AC डायगोनल को पकड़े या फिर AC डायमीटर को पकड़े तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वी नो, हमें पता है, हमें क्या पता है भैया कि जो एंगल बनता है सेमी सर्कल में वो 90 डिग्री का होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग कि एंगल फॉर्म इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जो एंगल बनते हैं सेमी सर्कल में वो 90 डिग्री के बनते हैं, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। अब साथ ही साथ हम लोग क्या जानते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ऑल्सो ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। तो अगर ये हमारा एक रेक्टेंगल है तो हम ये भी तो जानते हैं कि रेक्टेंगल्स के जो एंगल होते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया तो यहाँ पर जो एंगल होगा रेक्टेंगल का वो सब क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। यानी कि हमारा जो एंगल A है वो इक्वल होगा एंगल B के, फिर वो इक्वल होगा एंगल C के, और फिर वो इक्वल होगा हमारे एंगल D के, क्योंकि सभी क्या होंगे हमारे 90 डिग्री के होंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेक्टेंगल है इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और सर्कल जो है वो भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये रेक्टेंगल और सर्कल आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों सेम ही जगह पर 90 डिग्री के बना रहे हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारे पास, समझ रहे हो ना, ये जो BD है वो क्या होगा, एक डायमीटर ही होगा। हमने शुरू में तो उसको गैस किया था कि BD हमारा डायमीटर है, लेकिन कंफर्म ये हो गया यहाँ पर क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, एंगल A जो है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है। और साथ ही साथ हम ये भी जानते थे कि हमारा जो सर्कल होता है उसमें सेमी सर्कल के द्वारा जो एंगल बनता है वो क्या होता है, वो भी 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 90 डिग्री का है और सर्कल के कॉन्टेक्ट से देखा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो BD है ना वो डायमीटर है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि इससे ये पता चला हमें, यानी कि देयरफॉर या फिर हेंस करके आप लोग लिख सकते हो, देयरफॉर हमारा ये क्लियर होता है यहाँ पर से कि जो AC है ना, और जो हमारा BD है, AC एंड BD वो क्या है, डायमीटर है। AC एंड BD आर डायमीटर। और डायमीटर का क्या काम है भैया, डायमीटर कहाँ से होकर गुजरता है, एंड डायमीटर पास थ्रू सेंटर, एंड डायमीटर passes थ्रू सेंटर। ठीक है, ये हमारा हमेशा सेंटर से होकर के गुजरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो डायगोनल AC और BD है ना इस वाले रेक्टेंगल के, वो सेम पॉइंट पे ही जाकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सर्कल के सेंटर से जाकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग लास्ट में इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी आप चाहो तो जो क्वेश्चन में चीज़ें लिखी हुई थी ना प्रूव करने के लिए लंबा चौड़ा घुमा करके, उस स्टेटमेंट को भी यहाँ पर आप लोग शो करके उतार सकते हो। हैंस लिख लेना शुरू में, हैंस या शो, और फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हमारा स्टार्टिंग के पॉइंट्स प्रूव दैट को छोड़ करके, है ना, पूरा आप लोग साफ साफ छाप दीजिएगा एग्जाम में एकदम, अगर जब बनाना हो तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। वैसे इतना भी नंबर कट नहीं होगा, बाकी वो भी लिख देना तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखा जाए 24 में क्या है। तो देखो इसमें हमसे बोला क्या जा रहा है, जल्दी समझिए डायग्राम के थ्रू, कि ABCD हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें जो साइड BA है, आप इधर से AB भी ले सकते हो, ABBA इज इक्वल, और जो CD है उनको जब आगे बढ़ाया जाता है ना तो वो दोनों जाकर के E पर मिलते हैं, और वो इस तरीके से E पर मिलते हैं कि E से A तक और E से D तक की जो दूरी है वो इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको ये दोनों चीज़ें आपस में प्रूव करनी है। पहला क्या करना है, AD और BC को पैरेलल, ये वाला लाइन और ये लाइन को आपस में पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल वाला कोई सा भी रूल लगा दो, एंगल वाला, जिसमें हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत सारे एंगल्स पड़े हुए हैं, कोई सा भी रूल लगाइए और आपका काम बन जाएगा। कैसे अपन कर सकते हैं, चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या प्रूफ है। तो जो पहला प्रूफ है हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो AD है ना, सॉरी EE जो बोला था, EA लिखा हुआ था शायद क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ EA लिखा हुआ है, EA या AE जो लिखना चाहो लिख लो, मैं लिख देता हूँ। EA और ED आपस में इक्वल है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो जिसमें EAD एक ट्रायंगल बना है, तो EA और ED दो साइड इक्वल हैं, तो अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका नाम मैं एंगल नंबर 1 रख देता हूँ, इसका नाम मैं एंगल नंबर 2 रख देता हूँ, शॉर्टकट में लिखेंगे ताकि आराम से बन जाए। तो एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल 2 का। और एग्जाम में जब डायग्राम बनाओगे ना तो आप लोग यहाँ पर 1 2 आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और वो ज़्यादा ही अच्छा भी रहता है। बड़ा सा नाम लिखने से अच्छा है कि शॉर्टकट में उसका नाम लिखो, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे ये तो क्या है, आपस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, ये और ये सप्लीमेंट्री होगा। तो किसी को ही पकड़ लो, जैसे मैंने अगर इसको लिया तो इसको लेते हैं, इसका नाम मैं एंगल नंबर 3 रख देता हूँ, इसका नाम एंगल नंबर 4 रख सकते हैं, रख ही देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ने वाला उसका। तो हम लोग देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और क्यों हो रहा है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बस शॉर्टकट में यहाँ पर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख देता हूँ, सप्लीमेंट्री वगैरह आप लिख लीजिएगा। तो 1 और 3 का सम 180 हो गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक एंगल बनाऊँ, ये वाला अगर मैं एंगल बनाऊँ, इसका नाम एंगल नंबर 5 रख देता हूँ मैं, तो 3 और 4 तो एक सीधी लाइन पे बने हुए हैं, तो सॉरी 3 और 5 जो है एक सीधी लाइन पे बने हुए हैं, जिसको लीनियर कहते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल अगर 5 करेंगे तो भी हमारा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या आपस में लीनियर पेयर है। यहाँ पर लिख दो आप लोग लीनियर पेयर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन का आप यूज़ करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, है ना। यहाँ पर से आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर 1 और 3 है, यहाँ पर 3 और 5 है, तो मैं 3 को अगर यहाँ पर से आपस में उड़ा दूँ तो मेरा काम आराम से बन जाएगा। कैसे उड़ाना है वो भी समझ लो। तो यहाँ पर आप देखो दोनों साइड हमारा राइट वाला तो आपस में इक्वल है ही, तो लेफ्ट वाला भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमारा 1 + 3 जो इक्वेशन 1 में है
और इक्वेशन 2 में जो हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 5 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि राइट वाला इक्वल है तो लेफ्ट वाले को भी हम लोग आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो 3 से 3 को उड़ा दो, बचा क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 बचा। अब देखो कि ये एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, तो यहाँ पर हमारा एंगल 1 और एंगल 5 है, और हम क्या जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल थे। शुरू में ही हमने इसको चीज़ को लिख लिया था, इसको भी आप बक्से में ऐसे क्लोज कर सकते हो, और यहाँ पर रीज़न भी लिख सकते हो कि 1 और 2 क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कि हमारी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल थे, इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल थे। तो अगर 1 और 5 इक्वल है तो 2 और 5 भी इक्वल होगा, क्योंकि 1 2 तो पहले से इक्वल था। तो यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 5 हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देना आप लोग यहाँ पर, क्यों ये इक्वल हो रहा है, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, इसीलिए हमने 1 के बदले में यहाँ पे 2 लिख दिया है ये वाला, और 5 तो पहले से था यहाँ पर। तो 2 और 5 किस तरीके के एंगल्स हैं वो देखिए आप लोग, यहाँ पर 2 बन रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है। तो मैं अगर 2 लाइन बनाऊँ, उसको ट्रांसवर्सल के द्वारा कट कर दूँ, ये तो मेरे लाइन थे, ट्रांसवर्सल के द्वारा कट हो गया। यहाँ पर हमारा एंगल 2 बना है और यहाँ पर हमारा एंगल 5 बना है। अब इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस आपस में पैरेलल हो। तो यहाँ पर लिखो कि एंगल 2 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और साथ ही साथ इक्वल भी हैं। सो हमारा ये जो लाइन AD होगा वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा BC के, यानी ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल हैं तभी तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हुए ना। अगर ये दोनों इक्वल हैं मतलब समझो कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये हमारा पैरेलल वाला रूल खाता है। तो AD और BC जो पहला हमारा क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग पहला को प्रूव इस तरीके से टिक कर लो। अब दूसरा हमको क्या प्रूव करना है, तो दूसरे में हमें EB और EC को इक्वल प्रूव करना है। EB यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और EC यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो अगर मैं ये वाला एंगल और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इन दोनों को अगर आपस में इक्वल प्रूव कर दूँ तो साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। जैसे साइड्स इक्वल होते हैं तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, उसी तरीके से अगर एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट वाले साइड इक्वल हो जाएंगे। तो इस एंगल का नाम जो है एंगल नंबर 6 रख दो। तो जैसे हमने देखा कि एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 है ना, यहाँ पर आप लोग सेकंड नंबर डाल के ऐसे लिखो कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। तो उसी तरीके से सिमिलरली करके लिखना, ज़्यादा डिटेल में दोबारा सब सॉल्व मत करना। हमने देखा कि 2 और 5 इक्वल है, तो उसी तरीके से 1 और 6 जो होगा ये भी आपस में इक्वल ही होगा 100%। जब आप सॉल्व करोगे इतना लंबा चौड़ा तो 1 और 6 भी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा ये और ये इक्वल थे तो ये और ये भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर आप लिखो सिमिलरली एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 6 के। अब आप क्या करो, इनको कुछ इक्वेशन वगैरह दे दो, क्योंकि मेरे को क्या करना है 5 और 6 को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 पहले से इक्वल थे, ये दोनों पहले से इक्वल थे। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एंगल 1 के बदले में फिर से एंगल 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर लेता हूँ मैं एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 6, है ना। 1 के बदले मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पर बगल में लिख भी देता हूँ क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल थे, इसीलिए हमने 1 के बदले में यहाँ पर 2 लिख दिया। तो हम लोग क्या देखते हैं, 2 जो है वो 5 के बराबर है, 2 जो है वो 6 के बराबर है। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 2 ने पहले यूज़ कर लिया है ना, तो इसको 3 लिख लो और इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लो, और डायरेक्ट लिख दो आप लोग कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। 3 और 4 से क्लियर होता है कि लेफ्ट वाला अगर इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल ही होगा, यानी कि एंगल 5 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 6 के। और इन ट्रायंगल, इसलिए इन ट्रायंगल ECB, जो छोटा सा ट्रायंगल आपको ऊपर में दिख रहा होगा, उसके अंदर अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट के 2 साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी कि हमारा जो EB होगा वो इक्वल हो जाएगा EC के। और रीज़न भी लिख देना कि अपोजिट साइड्स, ये जो है अपोजिट साइड्स हैं ऑफ इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड थे, इसीलिए भी आपस में इक्वल हो गए। तो दोनों चीज़ें आपकी एकदम सिमिलर तरीके से प्रूफ हो जाएंगी। अगर पहला वाला प्रूफ कर लिया तो दूसरा वाला तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। तो ये हमारा 23 भी कंप्लीट होता है। चलिए 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी फटाफट सॉल्व करें। सो जो 24 और 25 वाले क्वेश्चन है ना, एकदम सेम टू सेम तरीके से बनेंगे और दोनों सिमिलर क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी एक तरह से कह सकते हो। देखो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि प्रूव कीजिए एंगल इन अ सेगमेंट शॉर्टर देन अ सेमी सर्कल इज़ ग्रेटर देन अ राइट एंगल। यानी कि जब कभी भी एक सेगमेंट में एंगल बनता है और वो सेगमेंट कैसा हो, सेमी सर्कल से छोटा हो, तो फिर वो क्या होगा, राइट एंगल से बड़ा एंगल बनाएगा। यानी कि देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इसको पहले तो फटाक से, उसके बाद इसका मैं अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा। एक सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कितना है 24 है ना। उसी टाइप से ग्रेटर वाला भी सेम क्वेश्चन है, फोकस कर लो कैमरा में। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी हमारे पास एक सर्कल रहता है, अगर उसको मैं एक सेमी सर्कल में बांट दूँ, जैसे मैंने सेमी सर्कल बना दिया, यहाँ सेंटर से गुजार दिया एक लाइन, ये डायमीटर मैंने बनाया, तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। ये वाले पॉइंट और इस पॉइंट से जब मैं एंगल बनाऊंगा तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हमसे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो सेगमेंट है, ये भी हमने सेमी सर्कल वाला सेगमेंट बनाया है ना, अगर सेगमेंट जो है वो सेमी सर्कल से छोटा हो तब वो क्या करता है 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल बनाता है।
यानी कि मैंने फिर एक सर्कल बनाया। अब मैं सेगमेंट जो है सेमी सर्कल से छोटा कर देता हूँ। सेमी सर्कल तो बीच से गुजारना था, मेरा बीच यहाँ पर था लेकिन मैंने साइड में गुजारा। तो अब इससे जो एंगल बनेगा ना इस वाले पॉइंट पर, ऐसे और ऐसे, ये जो एंगल होगा मेरा वो क्या करेगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऐसा हमसे यहाँ पर कह रहा है। तो इसके लिए आप लोग पहले तो एक डायग्राम बना लीजिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, पहले तो कंप्लीट डायग्राम बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पर मेरा पॉइंट एक बी है। तो ए बी जो होगा वो एक सेगमेंट बन जाएगा, दिमाग में ले लिया। यहाँ पर कोई भी एंगल हमारा सी बन रहा है, तो ए से लेकर के सी तक एक लाइन आएगा और बी से भी सी तक लाइन आएगा। तो मेरा ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको ही हमको बताना है कि ये क्या होगा 90 डिग्री से हमारा ग्रेटर एंगल होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर भी लेंगे। सेंटर ओ ले लिया, ए से आप लोग ओ को मिला दो और बी से ओ को मिला दो। सॉरी, यहाँ पर मान लो ओ है हमारे पास, तो ये हमारे पास सेंटर ओ है। हमको प्रूव क्या करना है, सिंपल तरीके समझो, टू प्रूव, यहाँ पर पहले तो आप लोग ये लिखिएगा कि हमको प्रूव ये करना है कि हमारा जो ये एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी, वो क्या है, ग्रेटर है 90 डिग्री से। सेमी सर्कल वाला एंगल 90 डिग्री का होता है और यहाँ पर साथ बोला है ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। जब कभी भी सेमी सर्कल छोटा बनेगा तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगा वो। तो बस इस एंगल को 90 डिग्री से बड़ा प्रूव करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, रूल क्या कहता है भैया, प्रूफ के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी आर्क के द्वारा, जैसे ये हमारे पास ए बी आर्क छोटा वाला था, इससे जब हम लोग यहाँ पर एंगल बनाएंगे अंदर में, और फिर इसी ए बी आर्क से जब हम लोग दूसरे साइड एंगल बनाएंगे, तो जो अंदर वाला एंगल होता है वो दूसरे वाले एंगल के क्या हो जाता है, आपस में डबल हो जाता है, सेंटर वाला एंगल। तो उसी तरीके से हमने रिफ्लेक्स वाला भी आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने बोला था आपको पिछले एक्सरसाइज का वीडियो देख लीजिएगा कि जब हम लोग इधर से हम लोग आर्क लेंगे ना, ये बड़ा वाला आर्क हम लोग ए बी लेंगे, तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसी के द्वारा जो रिफ्लेक्स एंगल बना है और जो यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हो कि सेंटर वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है वो इसका डबल होगा। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, जो रिफ्लेक्स एंगल हमारा ए ओ बी है, देखो ए ओ बी में दो एंगल बन रहा है, किच्छु में बन रहा है, इधर बन रहा है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ए ओ बी का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो क्या होगा, इस वाले ए सी बी से डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो डबल ऑफ एंगल ए सी बी के। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 180 से बड़ा ही होता है। हम लोग रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, ऐसा एंगल जो 180 से ग्रेटर हो और 360 से छोटा हो, उसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि वी नो, हम जानते हैं, हमको क्या पता है कि जो रिफ्लेक्स होता है हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी या फिर कोई भी एंगल जो रिफ्लेक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। किससे ग्रेटर होता है, तो 180 से ग्रेटर होता है, क्योंकि 180 तो हम सीधा एंगल होता है हमारे पास, उससे जब बड़ा होगा तभी तो फिर वो रिफ्लेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स 180 से बड़ा होता है, क्लास 3 का चीज़ है ये। तो ये हमारा अगर 180 से बड़ा है, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर जो ए सी बी होगा, ए सी बी और ए ओ बी ये दोनों आपस में इक्वल थे, तो मैं रिफ्लेक्स ए ओ बी के बदले में ए सी बी भी तो लिख सकता हूँ ना। तो इसके बदले में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 एंगल ए सी बी, ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 180 से। समझ में आया, ये दोनों इक्वल थे, हम जानते हैं ये जो है 180 से बड़ा होता है, इसीलिए इसके बदले में हमने इसको उतार दिया यहाँ पर, ठीक, क्योंकि हमको तो इसको प्रूव करना है। अब मैं 2 को इधर भेज दूंगा, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में, इसीलिए हमारा जो ए सी बी है वो यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा 90 डिग्री से। और यही अपने को प्रूव करना था, बस खेल खत्म इस क्वेश्चन का। बाकी आप चाहो तो स्टेटमेंट को जो है ना, क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट को, उसको लास्ट में उतार सकते हो। तो इस तरीके से आपको 24 वाला बनाना है बहुत ईजी तरीके से। और सिमिलर क्वेश्चन 25 भी है, आइए उसे भी समझा दूँ। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये प्रूफ करना है कि एंगल सेगमेंट, पहले शॉर्टर बोला था, इस पर देखो ग्रेटर बोला। ये ध्यान रखना है, शॉर्टर और ग्रेटर में कंफ्यूज मत होना, दोनों का प्रैक्टिस करके जाना कि प्रूव कीजिए एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, जो कि सेमी सर्कल से क्या हो, ग्रेटर हो, इज़ लेस देन अ राइट एंगल। वो क्या करेगा, राइट एंगल से छोटा एंगल बनाएगा, वहाँ पर 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाएगा। लेस देन यहाँ पर राइट एंगल लिखा, वो कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर आप लोग दिमाग में इसको 90 डिग्री छाप दो, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका भी डायग्राम उसी तरीके से बनेगा, आइए समझाऊँ कैसे। तो देखो फिर से हमने सर्कल बना लिया है, फिर से हम लोग पॉइंट ए और बी ही लेंगे, ए और बी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आप फिर से वही पॉइंट ले रहे हो, तो फिर कैसे बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार हमसे क्या बोला था कि जो छोटा वाला हमारा बनता है, यानी कि सेमी सर्कल से छोटा, यानी कि इधर जो एंगल बनता है उसके बारे में बोला गया था। इस बार बोल रहा है कि सेमी सर्कल से जो बड़ा बनेगा, यानी कि सेमी सर्कल से बड़ा। देखो अगर यहाँ पर एक लाइन में इमेजिनरी लाइन बनाऊँ, तो ये जो आपका पार्ट है ए से लेकर के बी से ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, सेमी सर्कल से ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो इधर जो एंगल बनेगा ना उसके बारे में से बोल रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसका नाम मैं सी रख देता हूँ। तो ए से हमारे पास सी पर गया लाइन,
और बी से भी मैं सी को एकदम सीधा मिलाना चाहता हूँ, चलो मिल गया। तो बी और सी से गया लाइन। तो ये वाला जो एंगल है इसको ही बोल रहा है कि ये लेस बनेगा 90 डिग्री से, क्योंकि जब बड़े में बनता है ना वो 90 डिग्री से छोटा बनता है। तो अब कैसे इसको प्रूव करेंगे भैया? तो फिर से हम लोग यहाँ पर सेंटर ओ ले लेते हैं यहाँ पर, और ए से ओ को मिला दो और बी से भी ओ को मिला दो। तो अब हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर अपने को प्रूव क्या करना है, तो वो लिख लो, टू प्रूव। हमको ये प्रूव करना है कि इस बार ये जो एंगल ए सी बी बना हुआ है ना, ए सी बी, वो क्या है, छोटा है हमारा 90 डिग्री से, लेस देन राइट एंगल। तो अब इसके लिए हम लोग क्या क्या प्रूव कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। हम लोग तो जानते ही हैं कि हमारा जो ए ओ बी एंगल होगा, है ना, एंगल ए ओ बी, क्योंकि वो सेंटर में बना हुआ है और हमने ये थ्योरम पढ़ा है कि जो सेंटर में एंगल बनता है वो इस वाले का डबल होता है। वो क्या होगा, इक्वल होगा डबल ऑफ एंगल ए सी बी के। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, ये एंगल इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। सॉरी, ये एंगल मतलब कि इसका डबल होगा और ये जो होगा इसका आधा होगा। जैसे भी आप बोलना चाहो वैसे ही बोल सकते हो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ए ओ बी जो एंगल बना है वो इधर रिफ्लेक्स वाले की अपोजिट साइड में बना हुआ है। तो रिफ्लेक्स वाला अगर 180 से ज़्यादा होता है तो ये हमेशा 180 से यानी कि हमारा कम होता है, छोटा होता है। क्यों होता है? देखो, जो हमारा कंप्लीट एंगल है, जो सर्कल वाला एंगल बनता है ना, जैसे कि एक पॉइंट के चारों साइड जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब अगर मैं इधर वाले एंगल को अगर मैं जानता हूँ कि ये 180 से ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि वो 200 होगा, कुछ भी ले सकते हो, मैं 200 ले लेता हूँ। ये रिफ्लेक्स वाला एंगल अगर 200 का है तो 360 में से अगर 200 माइनस करो कितना आएगा, 160 आएगा। यानी कि ये जो एंगल है हमेशा 180 से कम ही आएगा, एकदम 100%। तो यहाँ पर आप लिखो कि वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि हमारा जो एंगल ए ओ बी है ना वो हमेशा छोटा होगा 180 डिग्री से। ये वाला एंगल रिफ्लेक्स वाला अगर बड़ा होता है 180 से, तो ये वाला हमेशा छोटा होता है 180 से। तो इसीलिए अब मैं ए ओ बी के बदले में इसको उतार देता हूँ, क्योंकि दोनों तो इक्वल थे। यानी कि 2 एंगल ए सी बी जो होगा वो भी छोटा हो जाएगा 180 से। तो बस यहाँ से 2 को ट्रांसफर कर दो, तो ए सी बी जो होगा वो छोटा हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2 से। यानी कि हमारा एंगल ए सी बी इज़ स्मॉलर देन 90 डिग्री। खत्म, यही अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 24, 25 बहुत इजीली प्रूव होगा। थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करके और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 26 वाला, आइए उसे सॉल्व करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, तब आपको इसको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो देखो, यहाँ पर हमसे बोला ये जा रहा है कि हमारे पास ए बी सी या फिर कोई भी मान लो एक राइट ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पर इसका नाम ए बी सी रख दिया है। इसमें जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए सी है, उसका कोई भी एक मिड पॉइंट जो होगा, यहाँ पर मान लो एक मिड पॉइंट है जिसका नाम अपन पी या डी कुछ भी रख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर इसका नाम डी रख देता हूँ, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट है ना, ये बोल रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि जब हम लोग मिड पॉइंट को अपोजिट वाले वर्टेक्स से जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो ये जो अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है, ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का आधा हो जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जैसा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर अपोजिट वाले वर्टेक्स से जोड़ देता हूँ तो एक लाइन ऐसे बन जाएगी जिसका नाम बी डी हो सकता है, ठीक है। अपने को ये जो बी डी है ना, टू प्रूफ मैं पहले लिखता हूँ कि हमको प्रूफ क्या करना है ताकि आपको समझ में आए। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन बी डी है वो क्या है, हाफ ऑफ ई डी है, सॉरी ए सी है। ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है उसका आधा है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो क्या क्या प्रूफ है, तो सबसे पहले तो प्रूफ में आप लोग क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, ठीक है। फिर पहले आप लोग कंस्ट्रक्शन ही कर लो। ये जो आप लोग सर्कल देख रहे हो ना, वो मैंने अपने सहूलियत के लिए यानी कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बनाया है। तो पहले अपन यहाँ पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग एक सर्कल बनाइएगा और ये जो सर्कल होगा इसका सेंटर यही डी होगा। यानी कि जो हमारा AC था ना, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इस सर्कल का डायमीटर बनाइएगा, तो D जो होगा ऑटोमेटिकली सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो आप लोग कि ड्रॉ अ सर्कल, हमने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर D एंड डायमीटर AC, ठीक है। AC हमने डायमीटर ले लिया, D को हमने सेंटर ले लिया और हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब अगर ये एक सर्कल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि D सेंटर है, तो D से B तक, D से A तक और D से C तक ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सब क्या रेडियस हैं। सेंटर से सर्कल तक जाने वाली क्या होती है, रेडियस होती है। तो अब नाउ इसलिए हमारा जो AD होगा वो इक्वल हो जाएगा BD के, और फिर वो इक्वल हो जाएगा हमारे किसके, CD के, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि सभी आपस में क्या है, रेडियस हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस होते हैं हमेशा आपस में क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, हो सकता है आपके टीचर ये बोलते हैं कि आपने जो सर्कल बनाया है उसमें ये कैसे पता चला कि जो बी है वो इस सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा, ये तो कहीं और भी लाई कर सकता, हो सकता है कि बाहर चला जाए, अंदर आ जाए, तो आपने तो ड्रॉ किया है इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है, तो कुछ प्रूफ भी तो दीजिए कि बी जो है वो सर्कल के ऊपर ही है। तो हम क्या जानते हैं कि ABC एक राइट ट्रायंगल है, तो इस काम को आप लोग पहले ही कीजिएगा। यहाँ पर ये जो मैंने लाइन लिखा है ना, इससे पहले इस वाली जगह पर इस वाली लाइन को बता दीजिएगा अपने टीचर को, ताकि उनको तसल्ली मिल जाए। तो मैं यहाँ पर लाइन को अलग से लिख देता हूँ कि आप क्या लिखिएगा कि हमारा एंगल ABC जो है वो क्या है, वो 90 डिग्री का है, क्योंकि राइट ट्रायंगल वाला एंगल था ये, है ना, हमारे पास यहीं पर 90 डिग्री हमने लिया हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जब कभी भी सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड करते हैं तो सेमी सर्कल से जो एंगल बनता है, AC जो है वो क्या कर रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है, डायमीटर सेमी सर्कल बनाता है, और सेमी सर्कल का जो एंगल बनता है हमेशा वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसीलिए ABC 90 डिग्री का है। सो जो हमारा सर्कल होगा वो क्या होगा, B से क्रॉस हो रहा होगा, तभी फिर वहाँ पर हमारा वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि जो B है ना वो सर्कल के ऊपर ही आ रहा होगा। सो यहाँ पर लिखोगे आप लोग द सर्कल पास थ्रू B, ठीक है, सर्कल जो है B से क्रॉस हो रहा है, तो इसीलिए हमारा जो DB है वो भी क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। ये भी क्या होगा, हमारा रेडियस तभी बनेगा जब आप ये प्रूफ करो कि B हमारा सर्कल से जा रहा है। तो इस वाले जो दो लाइन मैंने लिखे हैं ना, इसको आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा, ओके, ये वाला पॉइंट को और ये वाला पॉइंट को। अब ये तीनों आपस में रेडियस हो गए, रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो कंप्लीट AC था, ये जो कंप्लीट AC था उसी से तो मेरा AD और DC बना हुआ है ना, यानी कि हमारा D जो है वो मिड पॉइंट है, तब हमारा AC और DC बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि BD जो है वो भी AD के बराबर है। तो हम लोग BD कैसे लिख सकते हैं कि जो BD होगा वो क्या होगा, आधा हो जाएगा हमारे AC का। इज़ दैट क्लियर। ये चीज़ अगर आपने प्रूव कर दिया कि BD AD और CD अगर आपस में इक्वल है तो BD AC का तो आधा ही होगा ना, क्योंकि देखो हम लोग अगर इसको ऐसे लिखूँ मैं कि जो AC है वो कहाँ से बना था, तो AC हमारा AD प्लस CD से मिल करके बना था, CD जो है वो भी हमारा AD ही है, तो AC इक्वल टू आप लोग ऐसे लिख सकते हो AD प्लस में AD, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, दोनों तो रेडियस ही हैं, तो जो AC है वो 2AD हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर 2 को इधर अपन ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ AC, ठीक है ना, 2 इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इक्वल को साइड में AD बचेगा, और AD के बदले ही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट BD लिखा है। तो इतना लंबा थोड़ा आप लोग एग्जाम में सॉल्व नहीं कीजिएगा, अब आपने प्रैक्टिस होगी कर ली है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग अब इसको डायरेक्ट भी लिख ही सकते हो ये सब चीज़ों को। तो ये समझ में आ गया आपको ना कि BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC कहाँ से आया, यहाँ से आ गया। तो मैं इन चीज़ों को एकदम डिटेल में इसीलिए लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी अगर डाउट रहे तो वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है उसे भी हम लोग इसी तरीके से डिटेल में सॉल्व करेंगे। और किसी भी एक्सरसाइज की वीडियोस आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके सामने 2 विंडोज़ ओपन हो जाएंगे, उन दोनों विंडोज़ में आप किसी में भी क्लिक कीजिएगा तो इस चैप्टर के आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रीवियस चैप्टर का और जो नेक्स्ट चैप्टर का मैं वीडियोज़ बनाऊंगा ना वो मैंने वहाँ पर लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर से आप ले सकते हैं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन।